हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक टॉपिक रह गया था, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी फॉर आरबीआई। आरबीआई ने जो नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाई थी वो क्यों बनाई थी और उसमें क्या क्या कंसीडर किया गया था, उसके बारे में आज डिस्कस करने जा रही हूँ। कहते हैं आरबीआई ने जो नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी उसका मेन पर्पस ये था कि हमारी जो इकॉनमी की ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज़ करना। जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी वो 6.1% थी 2019-20 में। इन्फ्लेशन रेट के बाद जैसे ही कंज्यूमर प्राइस पर उसको कंसीडर किया गया उसकी रेट बनी 3.7%। ये जो नई पॉलिसी थी आरबीआई की उसका मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाई गई थी: प्राइस को स्टेबल करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एडिक्वेट अवेलेबल ऑफ क्रेडिट फॉर ग्रोथ। ये 3 की फैक्टर थे जिनके कारण ये स्टेप उठाया गया था। पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई की जो नई पॉलिसी आई थी वो ये चाहती थी कि जो सीआरआर है यानी कि कैश रिज़र्व रेशो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। कहते हैं आरबीआई ने जैसे ही सीआरआर को रिड्यूस किया वैसे ही हमारी मार्केट की जो लिक्विडिटी कंडीशन है वो बढ़ गई और सीआरआर के कम होने से हमारी इकॉनमी की ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो गई। नवंबर 2019 में आपकी सीआरआर 4% से कम हुई है। बैंक रेट, मॉनेटरी पॉलिसी 2019-20 में जो बैंक रेट है वो 5.40% है। ये नवंबर की रेट बता रही हूँ आपको मैं। आपने जिस टाइम आपके एग्ज़ाम होंगे आपने उस टाइम जो भी मंथ चल रहा होगा, जून जुलाई अगस्त, आपने उस टाइम उस रेट को देख कर जाना है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कॉन्स्टेंटली रिवाइज किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू। आरबीआई अगर जो दोनों को कम कर दे तो फिर क्या होगा। नाउ रेपो रेट हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द 5.40% 15 और जितनी भी रेपो रेट होती है उसका 0.25% रिवर्स रेपो रेट रखा जाता है। अगर रेपो रेट कम हो जाएगी तो इकॉनमी की लिक्विडिटी कंडीशन इंक्रीज़ हो जाएगी। आरबीआई ने डिसाइड किया जितनी भी रेपो रेट होगी उसका 0.25 जो है कम कर दिया जाएगा। अभी जो है आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को रिवाइज़ नहीं किया है। जैसे कि यहाँ पर 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार आपका रेपो रेट 5.15 है, इसका 0.25 कम करके रिवर्स रेपो रेट रखा जाता है। एमएसएफ क्या है? कहता है जो मॉनेटरी पॉलिसी 2011-12 में आई थी, आरबीआई ने एमएसएफ को अनाउंस किया था 7 मई 2011 को। तो बैंक्स इसमें जो है 1 डे के लिए भी जो है टाइम लाइबिलिटीज़ और डिमांड के अकॉर्डिंग बोरो कर सकता है और उतने टाइम के अकॉर्डिंग उसको वो पेमेंट भी करनी है। तो ये जो एमएसएफ की रेट रखी जाती है वो रेपो रेट का 0.25 ऊपर होती है। जैसे रेपो 5.15 है तो इसमें 0.25 ऐड कर लो, वो आपका एमएसएफ रेट बन जाएगा। एसएलआर ऑफ आरआरबी, कहते हैं जितने भी आरआर बैंक हैं वो एसएलआर को एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेंटेन करके रखते हैं। आरआरबी हैड टू कीप देयर एसएलआर डिपॉजिट विद देयर स्पॉन्सर्स बैंक। एसएलआर अभी 18.5 है, मैंने जून के हिसाब से आपको 18% बता दिया था। इंटरेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी, कहते हैं हमेशा जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है बैंक के द्वारा उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट क्या कहता है कि जितने भी बैंक्स हैं उनको ये फ्रीडम दी जाए कि वो इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर पाए। सेकंड कहता है जो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो ये चाहता है कि जितने भी डिपॉजिटर बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक जब इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है तो वो 6 मंथ इंटरवल्स होता है, मतलब जो रिवाइज किए जाते हैं इंटरेस्ट रेट वो आफ्टर 6 मंथ रिवाइज किए जाते हैं। अगर उससे पहले डिपॉजिटर ने पैसा डिपॉजिट करा रहा था तो वो एग्रीड अमाउंट पर ही किया जाएगा। फिर कहते हैं कि बैंक ये कहता है जितने भी डिपॉजिटर हैं उनको इनकरेजमेंट की जाती है कि वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को ज़्यादा जो है बेनिफिट्स दे रेदर देन लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। ट्रांसपेरेंसी इन इंटरेस्ट रेट, कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। जैसे पहली बार आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है और वो उसको वेबसाइट्स पर अवेलेबल करवा देता है। तो जितने भी डिपॉजिटर्स होते हैं वो वेबसाइट में डिफरेंट बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं उसको चेक करके उसका आपस में कंपैरिजन कर सकता है। सेकंड, जो बैंक्स है वो आरबीआई को ये भी बताते हैं कि अगर हमारे कोई बोरोवर्स आएंगे उधार लेने वाले तो उनकी मैक्सिमम और मिनिमम जो लिमिट है वो हर एक बैंक की क्या क्या रखी जाएगी। तो आरबीआई फिर उस मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को वेबसाइट्स पर या मीडिया के थ्रू
बता देता है। बैंक ये भी बताता है कि जितनी भी कॉस्ट है उसको डिफ़ाइन कैसे करेगा कि भाई कस्टमर ने अगर इतना पैसा डिपॉजिट कराया, अगर एटीएम के थ्रू वो ये निकलवा रहा है 4 ट्रांजैक्शन के बाद, 5 ट्रांजैक्शन के बाद एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस उसके क्या होंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या होंगे, ये क्लाइंट को बता दिया जाता है, उनको अंधेरे में नहीं रखा जाता। 8वां पॉइंट ये कहता है कि लो इंटरेस्ट रेट ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट, कि जितनी भी एक्सपोर्ट क्रेडिट होती है आरबीआई बैंक्स को ये कहता है कि उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम चार्ज किया जाना चाहिए। मतलब क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या रहेगी। ऑन अप्रैल 2004 में जो गोल्ड कार्ड स्कीम आई थी उसको लॉन्च किया गया था एक्सपोर्टर्स के लिए। 9th पॉइंट ये कहता है एबोलिशन ऑफ मिनिमम लैंडिंग रेट फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। कहता है आरबीआई ने जो मिनिमम लैंडिंग रेट रखी थी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, लेकिन उसको उसके बाद अबॉलिश यानी कि ख़त्म कर दिया गया था। फिर आता है लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स। कहते हैं बैंक्स ने द बैंक्स आर नाउ परमिटेड टू इन्वेस्ट देयर डिपॉजिट इन लॉन्ग टर्म फिक्स्ड। कहता है बैंक्स को ये फ्रीडम दे दी गई है कि अब वो मनी मार्केट में जितने भी डिपॉजिट है उस पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक कंडीशन रहती है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को देखते हुए जो भी एप्रोप्रिएट रेट चल रहा है उसके हिसाब से ही वो अपना पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। तो बैंक्स जो है अपने पैसे को मनी मार्केट में इन्वेस्ट करने की पूरी फ्रीडम दे दी जाती है। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन ऑन बोरोइंग फ्रॉम ओवरसीज़ मार्केट बाय बैंक्स, कि बैंक के द्वारा ओवरसीज़ मार्केट से जो पैसा उधार लिया जाता है उसमें क्या रिलैक्सेशन दी गई है नई पॉलिसी में। कहता है आरबीआई ने जो नई पॉलिसी इंगेज की थी उसमें क्या रिलैक्सेशन है कि उनकी बोरोइंग लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले वो 15% थी, अब वो 25% है। इट मे बी मैंशन हेयर डैट इन फॉरेन मार्केट्स लोन्स आर अवेलेबल। फॉरेन मार्केट में ये भी बताया गया है कि अब जो लोन है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाएगा और इसकी बोरोइंग लिमिट बढ़ने के कारण बैंक्स जो है ओवरसीज़ मार्केट से ज़्यादा पैसा उठा सकते हैं। इससे हमारी कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाएगी। प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कहता है जितने भी डोमेस्टिक और फॉरेन बैंक्स हैं उनकी एक रिक्वायर्ड लिमिट है। जैसे डोमेस्टिक बैंक्स की 40% है, फॉरेन बैंक्स की 32% है। ये टोटल बैंक क्रेडिट का प्रियोरिटी सेक्टर को पैसा दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें भी कंसेशन प्रोवाइड कर दिया गया है। पहली बात कि वो फार्मर को हेल्प करेंगे। फार्मर की जो क्रॉप्स है, फसल है, उसकी क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया गया है। पहले वो 5 लाख थी, अब वो 10 लाख है। यानी कि अब फार्मर जो है 10 लाख तक क्रॉप्स के ऊपर पैसा लोन ले सकते हैं। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैन गेट लोन। कहते हैं जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है पहले वो बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के 5 लाख तक लोन ले सकती थी, अब उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। द ओवरऑल लोन लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो उसकी ओवरऑल लिमिट है वो पहले 50 लाख थी, अब उसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। एक केसीसी नई स्कीम लॉन्च की है, किसान क्रेडिट कार्ड। बैंक जो है अपने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी है। ये एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसके थ्रू वो अपने क्रेडिट फैसिलिटीज़ को का फ़ायदा उठा सकते हैं। माइक्रो क्रेडिट, ये जो नई पॉलिसी आई थी इसमें बैंक्स ने मैक्सिमम सपोर्ट जो है एसएचजी ग्रुप को प्रोवाइड किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस होते हैं जो अपने गांव में रहने वाले किसानों की हेल्प करते हैं। लैंडिंग बोरोइंग फ्रॉम कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट एक मनी मार्केट का ही टाइप है। इसमें हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए मनी बोरो कर सकते हैं। वो 1 डे के लिए भी हो सकती है और 15 डेज़ के लिए भी हो सकती है। जनरली बैंक्स ये 1 दिन और 15 दिन के लिए क्यों बोरो करती है, ताकि कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करके रखा जाए। जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं वो कॉल मनी मार्केट से पैसे लोन ले लेते हैं और डेली बेसिस पर, बट इट शुड नॉट एक्सीड 25%। वो अपने खुद के फंड का 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेस रेट सिस्टम, जितने भी बैंक्स होते हैं वो अपना एक बेस रेट डिसाइड कर लेते हैं, भाई इतने से इतने में वो लोन दे पाएंगे, लिमिट के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, और ये इन्फॉर्मेशन वो अपना आरबीआई को दे देते हैं। कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव बैंक्स। कहता है ये जो नई पॉलिसी आई थी आरबीआई की उसमें जो सेपरेट सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो एक रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग का काम करती है फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ये जो अथॉरिटी है वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट का और लोकल बॉडीज़ का।
सच अ बॉडी कैन बी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स, कि कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। जितने भी अर्बन में कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन हुए हैं उनको ये परमिटेड कर दिया गया है कि वो एटीएम्स अपने अपने कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं।